मनोरमा जी खाना खा रही थी, लेकिन रोटी खत्म होने के कारण बीच में ही बैठी एक थाली में थोड़ी सी सब्जी लिए इधर उधर देखने लगी कि कोई उनकी बात कहे बिना ही समझ ले और एक रोटी लाकर दे दे। पास में बैठा छोटा बेटा सुमित उनकी बात समझ गया था, मगर फिर भी खामोश रहा, क्योंकि घर में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि बड़ी बहू के होते हुए खुद से कोई खाना ले ले। थोड़ी देर बैठी रहने के बाद मनोरमा जी ने ही हिम्मत जुटाते हुए कहा, सुनीता बहू, 2 रोटी से पेट नहीं भरा, जरा एक रोटी और दे दो। इतना सुनते ही सुनीता कठोर आवाज़ में बोली, बस बस माँ जी, आपकी तबीयत पहले ही खराब रहती है, 2 रोटी आपके लिए कम नहीं है, जो खा लिया बस वही बहुत है। तो मनोरमा जी पास बैठे अपने बड़े बेटे संजय की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी कि शायद वह कुछ बोलेगा, मगर संजय तो इस तरह खाने पर झुका हुआ था जैसे उसने कोई बात सुनी ही ना हो। ये देख मनोरमा जी कुछ नहीं बोली और हाथ पोंछ कर उठने लगी, लेकिन तभी छोटे बेटे सुमित ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, जब माँ सारा दिन घर के काम करती हैं तब तो आपको उनकी तबीयत का ज़रा भी एहसास नहीं होता। आपको पता भी है, अगर माँ भूखी रह जाएगी तो फिर रात भर उन्हें नींद नहीं आएगी, इसलिए आप उन्हें एक रोटी और दे दीजिए। इतना सुनते ही सुनीता ने चिल्लाते हुए कहा, तुम ज़्यादा माँ के सगे मत बनो। इस घर में जो कुछ हो रहा है वह मेरी आंखों से छुपा नहीं है। तुम दोनों माँ बेटे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। तुम्हारा भाई कितनी मेहनत करता है उसका तो तुम्हें एहसास ही नहीं है। अभी तक नौकरी ढूंढने में नाकाम रहे हो। पहले कुछ काम कर लो, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। भाभी की बातें सुनकर सुमित को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन फिर भी खामोश ही रहा। उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो मनोरमा जी भी नम आंखों से उसे ही देख रही थी। उससे अपनी माँ की भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने अपनी थाली में से एक रोटी उठाकर मनोरमा जी की थाली में रखते हुए कहा, माँ, आप ये रोटी खा लो, आज मैं एक रोटी ही खाऊंगा। ये देखकर सुनीता और गुस्सा हो गई और मनोरमा जी की थाली से वह एक रोटी उठाकर फर्श पर फेंकते हुए बोली, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? जब मैंने कहा कि और खाना नहीं देना तो मतलब नहीं देना। अब रहो, तुम भी भूखे और बड़े आए थे माँ के चमचे। ये देख सुमित की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी, आप में तो इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अरे किसी की थाली से ऐसे कोई रोटी उठाकर भी फेंकता है क्या? सुमित का इतना बोलना हुआ कि उसके बड़े भाई संजय ने उसे घूरते हुए कहा, अपनी भाभी से माफ़ी मांगो। भैया, जब तक भाभी माँ के साथ नाइंसाफ़ी कर रही थी तब तक तो आप बिल्कुल गूंगे बहरे बनकर बैठे हुए थे, और अब अचानक से आपको एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। आप कितने जोरू के गुलाम हो गए हो। आपको अपनी माँ का कुछ ख्याल ही नहीं है। सुमित का इतना कहना हुआ कि संजय ने उठकर एक जोरदार तमाचा सुमित के गाल पर जड़ दिया और बोला, मैंने बहुत सह लिया तुम्हारी बदतमीजी को। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सही कहा भैया आपने, आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता। जो चुपचाप बैठा बैठा अपनी माँ का अपमान होते हुए देख रहा हो, उससे बुरा इंसान और क्या हो सकता है। इतना सुनते ही संजय ने सुमित के गाल पर एक थप्पड़ और जड़ दिया और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ये देख सुमित सन्न खड़ा रह गया। उसे इन सब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मनोरमा जी भी चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। उसने हिम्मत करके कुछ कहा, संजय बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपने भाई को यूँ घर से नहीं निकाल सकते हो। ये घर उसका भी है, तुम दोनों का बराबर हिस्सा है इस घर में। तो संजय ने गुस्से से कहा, माँ, अगर आपको अपने बेटे की इतनी ही चिंता है तो आप भी
उसके साथ ही चली जाओ। कहते हुए संजय ने अपनी माँ को भी धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब तो सुमित के लिए और मुश्किल हो गया था। उसे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो तो कहीं भी रह सकता था, सड़कों पर भी रात गुजार सकता था, मगर अपनी माँ को कहाँ रखेगा? इस बात को लेकर वह बहुत घबरा रहा था। उसने मनोरमा जी से कहा, माँ, आपको यूं घर छोड़कर नहीं आना चाहिए। वह आपके स्वर्गीय पति का घर है, आप वहीं पर रहती। मैं अब आपको कहाँ लेकर भटकता फिरूं? मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। सुमित की बात सुनकर मनोरमा जी की आंखें भर आई। उसने कहा, तुम चिंता ना करो बेटा, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है। भगवान जरूर कोई चमत्कार करेगा। तभी सुमित को ख्याल आया कि क्यों ना शहर चला जाऊं और फिर कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी। शहर में छोटे बेटे ने माँ को साथ रखकर छोटी सी नौकरी कर ली थी। पढ़ा लिखा तो बहुत था, पर माँ को साथ लेकर किसी बड़ी नौकरी के लिए समय नहीं था। दिन में अस्पताल में कंपाउंडर की नौकरी करता और रात में अपने छोटे से कमरे में बैठकर यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगा। अपनी ज़िंदगी की सच्ची कहानी को जब उसने आवाज़ दी तो वही आवाज़ करोड़ों दिलों तक पहुंची। उसकी कहानी वायरल हो गई। धीरे धीरे उसका चैनल चल पड़ा, कमाई भी होने लगी और इधर गांव में बड़े बेटे और बहू का धंधा दिन ब दिन गिरता चला गया। दुकान बंद हो गई, कर्ज चढ़ गया और हालात इतने ख़राब हो गए कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो गए। उन्हें वक्त ने ऐसा तमाचा दिया कि वे आसमान से सीधा ज़मीन पर गिर पड़े। जब कर्जदार उनके घर के द्वार आने लगे तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ को याद किया और छोटे भाई को ढूंढते हुए शहर आ गया। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। संजय अपने छोटे भाई के घर गया। दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे पर माँ ने ही दरवाज़ा खोला। बड़े बेटे की आंखों में आंसू थे। बोला, माँ, माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। छोटे बेटे ने सिर झुकाकर कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है भाई, पर आपने माँ का दिल दुखाया है। माँ अगर माफ़ करे तभी बात बने। माँ चुप रही। कुछ पल बाद बस इतना बोली, मैं माँ हूँ तुम्हारी। शायद इसी वजह से तुम्हें भूखा नहीं देख सकती, इसीलिए तुम्हारे बिजनेस के लिए पैसे तो दे दूँगी, लेकिन माफ़ नहीं कर पाऊँगी। तुम्हारी उस गलती को नहीं भूल सकती जो तुमने मेरे और मेरे छोटे बेटे के साथ की। तुम्हारा भी बेटा है, सोचो, अगर वो कल तुम्हारे साथ ऐसा करे तो क्या तुम उसे माफ़ कर पाओगे? दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।